अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, ऑफ यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई एकदम मस्त और झकास जा रही होगी। हम जो है वो सेकंड चैप्टर को लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। और एंड वंस अगेन आपका सबसे अपना चाहिए अपना प्यारा पैरासाइट इज हेयर, और मैं आप सबका अपनी फैमिली में, अपने इस छोटे से राह में इंशाल्लाह इस राह को बड़ा भी करेंगे, वेलकम करता हूँ। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम जो है ना अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये देखेंगे क्लासिफिकेशन की। बहुत मैं इसको ना मतलब एक ट्रिक के थ्रू आसान करने वाला हूँ, आप जो है ना खुद ही समझ जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम समझने से पहले हम ये समझें कि एंजाइम को नेम कैसे दिया जाता है। ठीक है, एंजाइम को आप नाम कैसे देते हो, ये बात वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब एंजाइम को नाम देते हो एक, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये बात बताई थी, जब लास्ट में ए सी आता है तो उसको बोलते हैं एंजाइम, और जब ओ ए सी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। लाइक हेक्सोज, ठीक है, हेप्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोड ग्लाइकिडोज। ठीक है, तो जब जिसके लास्ट में ओ सी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और जिसके लास्ट में ए सी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम, अमाइलेज, ठीक है, रिडक्टेज, ऑक्सीडेज। ये क्या है, हमारे सारे एग्जाम्पल हैं। खैर, तो ऐसे से आपको पता लग जाता है कि ये एंजाइम है, मोस्ट ऑफ, नॉट सब। लाइक जैसे पेप्सिन है, ठीक है, उसका नहीं आता लास्ट में। ट्राइप्सिन है, कीमोट्राइप्सिन है, एंटीरोकाइनेज, उसका ऐसे आ जाता है। तो खैर, तो एंजाइम को नाम कैसे दिया जाता है। ठीक है, एक तो आप एंजाइम को नाम दे तो लास्ट में ए सी देकर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें आपका रिडक्टेज आ जाता है, ऑक्सीडेज आ जाता है आपका, ठीक है, अमालेज आ जाता है, एंटीरोकाइनेज आ जाता है आपका। ये सारे एंजाइम्स हैं, काफ़ी आपके पढ़े होंगे, और काफ़ी आप पढ़े होंगे, ये डाइजेस्टिव में होता है, ये डाइजेशन में होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो एक तो आपका मेथड ये है कि आप लास्ट में ए सी देते हो। दूसरा मेथड आपका ये है कि एंजाइम को आप नाम देते हो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिएक्शन। किसके बेसिस पे, आप अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बेसिस पे आप एंजाइम को नाम देते हो। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा कि ये जो हमारी टॉपिक है ना, ये भी देखो आप मतलब उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस है। फॉर सपोज कैसे, अब मैं बोलूं कि एक एंजाइम है जिसका नाम है रिडक्टेज। एक तो एसी, दूसरा रिडक्टेज। रिडक्टेज से आप पता लगा सकते हो कि ये क्या कर रहा है, रिडक्शन। ये क्या है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसको हम बोले रिडक्शन। अब रिडक्शन, और लाइक दूसरा है ऑक्सीडेशन। ये मैं आगे ही बता दूंगा कि ये क्या है, वैसे भी आपके पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस पे जो एंजाइम एक्ट करता है वो कौन सा होता है, वो होता है ऑक्सीडेज। अब यहाँ इससे ऑक्सीडेज, इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीडेशन। इसको रिडक्टेज नाम क्यों दिया, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन दिखा रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिएक्शन हम उसकी उनकी नेमिंग करते हैं, एक एसी लगाकर, दूसरा अकॉर्डिंग टाइप ऑफ रिएक्शन। और तीसरा जो होता है वो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, कि वो कौन से सबस्ट्रेट पे अपना काम दिखा रहा है, उसके हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, ये मिटा दिया मैंने, सॉरी। अब तीसरा जो मेथड होता है वो सबस्ट्रेट के हिसाब से होता है। अब फॉर सपोज प्रोटीएज, ठीक है, अब हम इसको प्रोटीएज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो सबस्ट्रेट होगा जिस पे ये फंक्शन दिखाएगा वो कौन सा होगा, प्रोटीन, लैपेज। ठीक है, अब लैपेज से आपको पता लग जाएगा ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे लिपिड की, मतलब कि इसका सबस्ट्रेट कौन सा है, लिपिड पे। मतलब तीन, पहला मेथड एसी, ठीक है, तीन मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा मेथड टाइप ऑफ रिएक्शन, तीसरा मेथड सबस्ट्रेट, और फोर्थ वन इज सबस्ट्रेट, ठीक है, और प्लस में रिएक्शन। इन दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं, सबस्ट्रेट और रिएक्शन दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं। ये एक चौथा मेथड है एंजाइम को नेम देने का। फॉर सपोज डीएनए पॉलीमरेज, कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज। अब हम इसको डीएनए पॉलीमरेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डीएनए इसका क्या है, सबस्ट्रेट है, और पॉलीमरेज इसका क्या है, रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो कौन सा रिएक्शन कराता है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमराइज। डीएनए सबस्ट्रेट, पॉलीमरेज उसका रिएक्शन, मतलब कि पॉलीमराइजेशन उसका रिएक्शन है, जिसके वजह से हम बोल रहे हैं डीएनए पॉलीमराइज। जिसके देयर आर फोर मेथड्स टू नेम द एंजाइम। वन, एसी लगा दो पीछे। सेकंड, कि आप जो है ना टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे जो हमारी क्लासिफिकेशन हम आगे बढ़ने वाले हैं। और तीसरा सबस्ट्रेट, चौथा सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ रिएक्शन को मिलाकर हम जो है ना उनको नाम देते हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। हम आगे चलते हैं, अब हम वहाँ उनको समझते हैं। इजी है बिल्कुल, छोटी छोटी बातें आराम से समझ जाएंगे आप। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, कौन सा है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब नाम से आपको पता लग जाएगा कि ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, यहां से आप समझ जाओगे कि ये दो टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ से ना दो रिएक्शन करा रहा है। कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन, और एक दूसरा रिएक्शन कौन सा करा रहा है? रिडक्शन। मतलब ये दो रिएक्शन करा रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा होता है? वो होता है जिसमें हम बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, LEO, लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप बोलते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तीन डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, और भी होते हैं लेकिन वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन को छोड़कर भी ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ना बायो में ज्यादा यूज होते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन। और मैंने पहले भी बताया कि ऑक्सीडेज मतलब वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं। और रिडक्शन हम किसको कहते हैं? रिडक्शन इसका उल्टा कर दो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो किसकी डेफिनेशन? रिडक्शन, इसकी उल्टा कर दो, जगह नहीं आप लिख देना। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज आपका क्या क्या दिखाएगा? कौन से रिएक्शन? दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में वो दो रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अब इसके एग्जांपल कौन से? इसके एग्जांपल हमारे बुक में दिया हुआ है। एक एग्जांपल फेरोडॉक्सिन का। किसका? फेरोडॉक्सिन का। अच्छा, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका दोनों साथ हो तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। रेडॉक्स की बोलते हैं। ये देखो रिडक्शन किसका आ गया? ये RED रिडक्शन का आ गया। ठीक है, ये RED किसका आ गया? रिडक्शन का। और ये OX किसका आ गया? ऑक्सीडेशन का। जब ये दोनों रिएक्शन आपका एक साथ तो एक ही मॉलिक्यूल में हो तो उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स। ठीक है, खैर हम एंजाइम की बात पढ़ रहे थे, ये केमिस्ट्री में होता है। तो इसमें हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है फेरोडॉक्सिन का। किसका एग्जांपल दिया हुआ है? फेरोडॉक्सिन का, जो आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। और फेरोडॉक्सिन कहाँ यूज होता है? ये आप आगे चल के लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन यानी कि बायोएनर्जेटिक्स में इनका बहुत जिक्र होता है, आप वहां पढ़ोगे। और इनका दूसरा एग्जाम्पल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कौन सा दूसरा एग्जाम्पल है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, मतलब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन लिखा हुआ है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज मैंने आपको बताया। these two are the examples of ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफरेज। ये भी आपका नाम से जाहिर है, ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसफर हो। ठीक है, ठीक है, ट्रांसफरेज मतलब आपका जो है वो किसी ग्रुप को ट्रांसफर करे। ठीक है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस से किसी ग्रुप को ट्रांसफर करे, उस किस्म का रिएक्शन जो एंजाइम करवाता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं ट्रांसफरेज। एग्जांपल दिया हुआ है कि जो है ना वो फास्फेट को ट्रांसफर कराता है ATP से हेक्सोज में। ये सारी चीजें आप बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ोगे, यहाँ आप सिर्फ डेफिनेशन और थोड़ा सा इंट्रो देख लें। उसमें क्या होता है? आपका ग्लूकोज होता है। ठीक है, और फिर ATP क्या होता है? अपना एक फास्फेट इसको दे देता है, तो फिर ये क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो कौन सा एंजाइम होगा? ट्रांसफरेज एंजाइम होगा, जिसने एक सब्सटेंस से वो कौन सा है? ATP से ग्लूकोज दूसरे सब्सटेंस में एक ग्रुप ट्रांसफर किया, और वो ग्रुप कौन सा है? वो ग्रुप फास्फेट है आपका। वो ग्रुप कौन सा है आपका? फास्फेट ग्रुप है। तो इस किस्म के एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेज एंजाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फास्फेट फ्रॉम ATP टू हेक्सोज। ग्लूकोज क्या है आपका? हेक्सोज है। और इसमें जो आपका एग्जाम्पल आता है एंजाइम का, यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ, वो है हेक्सोकाइनेज। वो क्या है? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज। या फिर मैं मिटा के दोबारा से लिखता हूँ उसका नाम, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ट्रांसफरेज सिंपली क्या करता है? वो आपको ट्रांसफर करता है, आपको नहीं, मतलब आपकी सबस्ट्रेट को। हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज, ये किसका है? ट्रांसफरेज का एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद हम आते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन इज हाइड्रोलेज। ये भी सिंपली हाइड्रोलेज नाम से जाहिर है, ये क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। अब जिसने मेरे सेकंड चैप्टर के लेक्चर्स देखे, मैंने वहां पे पढ़ा है हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब कि ब्रेकडाउन। मैंने कहा था हम जो है ना बायो की टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, और ये बात मैंने वहां भी बताई हुई है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में। और हाइड्रो मीन्स के वाटर, मतलब कि कोई भी रिएक्शन आपका वाटर की मौजूदगी में टूटे, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। और वो एंजाइम जो ये एंजाइम कराता है, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइज।
मतलब सिंपल कि हाइड्रोलाइज एंजाइम आपका क्या कराएगा, हाइड्रोलाइसिस कराएगा। और इसका एक और नाम भी दिया था मैंने, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जब मैं आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ा रहा था। हाइड्रोलाइसिस आर बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस क्या होते हैं आपकी, बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। और हाइड्रोलाइसिस कब होती है, जब आप पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। ओके गाइस, अब हाइड्रोलाइसिस में आपके कौन से एग्जांपल आ जाते हैं, इसमें आपका पेप्सिन आ जाता है, आपका ट्राइप्सिन आ जाता है, ठीक है। अब पेप्सिन क्या करता है, आपके जो पॉलीमर्स होते हैं, किस चीज के पॉलीमर, प्रोटीन के, जो प्रोटीन के पॉलीमर होता है उनको उनके स्मॉल यूनिट्स मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है। ट्राइप्सिन भी यही सीन करता है, ट्राइप्सिन भी प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। और आगे हम इनका फिर से जिक्र करेंगे सबस्ट्रेट के हवाले से, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे पेप्सिन और ट्राइप्सिन को हम। ओके, तो यहाँ पे आप एक नाम याद रख लेना हाइड्रोलाइसिस का। हाइड्रोलाइज एंजाइम के कौन से एग्जांपल हैं, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, एक और आता है रेप्सिन, ठीक है। सॉरी रेप्सिन नहीं, रेनिन, एक और आता है रेनिन, रेप्सिन नहीं, ठीक है, रेनिन याद करना। ओके, उसके बाद हमारा एंजाइम, उसके बाद हमारा जो एंजाइम है वो है लाइजेज। वो कौन सा एंजाइम है, लाइजेज। अब लाइजेज वो एंजाइम है, ये भी ब्रेक डाउन कराता है। लाइजेज एंजाइम भी आपकी क्या कराता है, ब्रेक डाउन कराता है, ठीक है। लाइजेज एंजाइम भी क्या करेगा, आपकी ब्रेक डाउन करेगा, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। उस सब्सटेंस के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक डाउन कराएगा। एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस, मतलब कि हाइड्रोलाइस एक आपका किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने का मेथड है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। उसको छोड़कर भी लाइसिस एंजाइम जो है ना चीजों को ब्रेक डाउन करवाता है, तो उनको बोल वो जो फंक्शन होता है लाइसिस करवाता है। फॉर सपोज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, लाइक ए और बी ये आपस में कंपाउंड है। अब जब आप लाइसिस एंजाइम, तो आप जब लाइसिस एंजाइम इंसर्ट करोगे तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा और ए प्लस बी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या है, इस तरह से लाइसिस जो है ना अपना फंक्शन दिखाता है। अब लाइसेज में आपका एग्जांपल आता है हिस्टिडाइन डी कार्बोक्सिलेक, किसका, हिस्टिडाइन डी कार्बो ऑक्सलेज, ठीक है। ये अब लाइसेज का एग्जांपल आपके बुक में नहीं लिख रहा, बट नहीं लिखा हुआ, बट मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब हिस्टिडाइन डी कार्बोक्सिलेज क्या करता है, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं किसमें, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं आपके इस कार्बन में, ये कार्बोक्सिलेज है तो कार्बन में, ठीक है, जो आपके कार्बन और आपके हिस्टामाइन में, सॉरी, कार्बन और आपके जो हिस्टिडाइन में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। ये शायद दिख नहीं रहा, ठीक है, तो ब्लैक के रेड से ही लिखते हैं। तो हिस्टिडाइन डिकार्बोक्सिलेज क्या करता है, इसके अंदर जो कार्बन होता है उसके और हिस्टिडाइन, ठीक है, कार्बन एंड हिस्टिडाइन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कराता है। उनको ब्रेक डाउन करा के कार्बन डाइऑक्साइड एंड हिस्टामाइन को सेपरेट करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कराता है और हिस्टामाइन सेपरेट कराता है। हिस्टामाइन क्या है, हिस्टामाइन आप जो है ना इम्यूनाइजेशन में पढ़ोगे, ये आपकी जो है ना डिजीज से फाइट करता है। हिस्टामाइन से होते हैं लाइसेज जो बगैर हाइड्रोलाइसिस के आपकी जो है ना चीजों की ब्रेक डाउन करवाते हैं, लाइसेज एंजाइम, जिसमें जिसका एक एग्जांपल हमने दिया हिस्टिडाइन डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, इसके बाद है हमारा आइसोमेरिज्म, आइसोमेरेज एंजाइम जो आपका आइसोमेरिज्म कराता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म वो होता है जिसमें आपकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर चेंज होती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम होता है बट स्ट्रक्चर चेंज होती है। केमिस्ट्री का टॉपिक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आइसोमेरेज नाम से जाहिर हो रहा है कि वो आइसोमेरिज्म कराएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हमारा जो ब्यूटेन है, ठीक है, C4H10, ब्यूटेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन आप खुद दे देना। अगर आपने अगर कोई एंट्री का बच्चा सुन रहा है और जिसने 9th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो इस चीज़ को वो नोट करे, वरना इग्नोर कर दो, ठीक है। बस ये याद रखना कि आइसोमेरिज्म करवाता है H2H2H3, ठीक है। और इस ब्यूटेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी, ठीक है। तो इस मना अब देखो इसका फार्मूला वही है बट इसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी। यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, एक ब्रांच में, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। तो इस किस्म से वो क्या करता है, आइसोमेरिज्म उस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं, जो एंजाइम करवाता है वो, ठीक है। तो आइसोमेरेज वो एंजाइम होता है जो आपका आइसोमेरिज्म करवाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल ये जो लिखा हुआ है ना, एंजाइम कैटलाइज इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, तो मैं जो है ना वो उसका ही मतलब बता रहा था, मार्कर कहाँ गया ये, ठीक है। आइसोमेरिज्म उसको ही बोलते हैं, ये जो 9 है ना इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ये आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है, ओके। तो इसका मतलब यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
अब यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट, वो मैंने थोड़ा आपको बताया जब एटीपेज एंजाइम वो जो आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम हो जब फास्फेट एटीपी से लेके ट्रांसफर करता है ग्लूकोज को हेक्सोज को, तो वहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है। फिर अब एक और एंजाइम आता है, कौन सा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरेज एंजाइम आता है जो आइसोमेरिज्म करता है और ये कंपाउंड चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, या आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ के आए होंगे C6H12O6 दोनों का, बट क्या होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, और जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म, और कराने वाला एंजाइम जो होगा वो होगा आपका आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है, जिसमें आपका एग्जाम्पल दिया गया है इधर, फास्फोहेक्सोज, इसका पूरा नाम होता है फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज, फास्फोहेक्सो आइसोमरेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये 5 टाइप पूरा होते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक और है हमारा लैगेज, मेरा फेवरेट एंजाइम वो है इनमें से। ओके गाइस, यहाँ पे लैगेज सिंथेटेस। ठीक है, लैगेज क्या करता है, चीजों को बनाता है। वहां पे 2 एंजाइम थे, हाइड्रोलेज और लाइजेज, जो ट्रोल रहे थे, जो क्या कर रहे, वहां पे 2 एंजाइम थे, लाइजेज और हाइड्रोलेज, जो चीजों को तोड़ रहे थे, और लैगेज क्या करता है, चीजों को बनाता है। जैसे मैं ना हमेशा लोगों के बीच में बनाए रखता हूँ ना, बल्कि उनकी बनाए रखता हूँ, तो वैसे ये लैगेज करता है, इसलिए मेरा फेवरेट है। तो लैगेज एंजाइम आपका क्या करेगा, बेसिकली लैगेज एंजाइम को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लूज। ठीक है, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लूज। ये ग्लू की तरह काम करता है। कब ग्लू की तरह काम करता है, आप इसका एग्जांपल देख लें तो इसका एग्जांपल है डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज, इसका नाम कैसे दिया गया है, सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ रिएक्शन को कंबाइन करके। जब डीएनए रिप्लिकेशन होती है ना आपकी, लाइक ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, तो यहां से समझो कि ये डीएनए खुल रहा है, यहाँ से ये देखो तो डीएनए खुलता है। अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन अगर आपने पढ़ी है, इंटर का बच्चा होगा उसने इंटर में पढ़ी होगी, ठीक है, या फिर किसी ने 9th में थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो जब ये डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है, एक स्ट्रैंड खुल जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, यहाँ समझ में नहीं आएगा, तो बस यूँ समझ लो कि उन स्ट्रैंड्स को फिर जोड़ने के लिए जो एंजाइम, जो उनको जो ग्लू लगाने के लिए उनके दिल के टुकड़ों को जो फिर से जोड़ने आता है, वो एंजाइम होता है लैगेज, यानी कि वो कंडेंसेशन करता है। वो क्या करता है, कंडेंसेशन हमने क्या कहा था, जब छोटी चीजें या फिर मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं, या जब कोई चीज बनती है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो यूं आप बोल सकते हो कि हाइड्रोलाइसिस करवाता है, और ये यहाँ पे क्या कराता है, कंडेंसेशन कराता है। ठीक है, ओके, तो हम आगे चलते हैं। आगे भी सिंपल है हमारा, आगे जो इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट के बेसिस पे, लाइक यहाँ पे प्रोटीएज है, प्रोटीएज जो प्रोटीन पैक करेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसमें आपका ट्राइप्सिन आ जाता है, पेप्सिन आ जाता है। पेप्सिन की पीएच कितनी होती है, 2, आपके बुक में कितनी है, 1.4, इसकी जो रेंज है 1.4 to 2.5। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। मतलब ये 2 है इसकी, तो मैं बोलूँ ये एसिडिक में काम करेगा। ट्राइप्सिन जो है वो अल्कलीन में काम करता है, इसकी पीएच जो है वो 9 है, आपके बुक में लिखी नहीं हुई है। अब देखो, एक सब्सटेंस एसिडिक में कर रहा है एक एंजाइम, और दूसरा अल्कलीन में। अब हमारे पास एक ऐसा भी एंजाइम है, ये मैंने पिछले टॉपिक में नहीं बताया था, यहाँ बता देता हूँ, जो दोनों में वर्क करता है, एसिडिक में भी और अल्कलीन में, दोनों में वर्क करता है। उस एंजाइम का नाम है पेपेन। क्या नाम है, पेपेन। ये फेडरल के बुक में मिलेगा। इसको जो डिस्कवर किया गया है, या ये जिसको आप जहां से आइसोलेट करते हो, उसका नाम है ग्रीन पपैया। ठीक है, तो पेपेन दोनों में एसिडिक और अल्कलीन में काम करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके गाइस, असल में यार इसकी रिकॉर्डिंग की लिमिट पूरी हो जाती है ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। ओके, आगे क्या आपका लिपेज। लिपेज आपके लिपिड पे फंक्शन दिखाएगा, ठीक है, और उसको उसके बेसिक यूनिट ग्लाइसरॉल फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। ग्लाइकोसिडेज, अब ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट को शो करता है। मैंने आपको कहा था हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, ग्लाइको मैंने बताया था सेकंड चैप्टर में, कार्बोहाइड्रेट को शो करता है। इसमें छोटे बहुत बहुत आ जाते हैं, लाइक अमाइलेज। अमाइलेज क्या करेगा, आपके अमाइलेज को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज किस पे एक्शन करेगा, सेल्यूलोज में। सेल्यूलोज किस पे, अपना सेल्यूलोज का सबस्ट्रेट कौन सा है, सेल्यूलोज। वो सेल्यूलोज पे एक्शन दिखाएगा और सेल्यूलोज को कन्वर्ट करेगा सेल्यूलर बॉज। ठीक है, अब ये एक बात याद रख लेना, अब ये जो है आपका, ये डाइसेक्राइड है। ठीक है, सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड है, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, सेल्यूलोज में, जो आपका डाइसेक्राइड है। ये आप जब एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करोगे तो आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, मैं इसको, यार मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि सेल्यूलोज आपका पॉलीमर है। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम आएगा आपका कौन सा, सेल्यूलेज। इसको तोड़ेगा किसमें, सेल्यूलर बॉल्स में, जो आपका
डाइसैकेराइड है, जो आपका क्या है, डाइसैकेराइड है। ये याद रख लेना ये बात, क्योंकि मतलब एमसीक्यू सीरीज आप जब सॉल्व करोगे ना, वहां पे आपको पूछेगा सेल्यूलोज इज पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तो बच्चों के जहन में क्या होता है कि भाई ये हम पढ़ के आए सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है तो ये पॉलीसैकेराइड है। नहीं भाई, सेल्यूलोज खुद क्या है, एक डाइसैकेराइड है। इसको तोड़ने वाला कौन सा एंजाइम होता है, सेल्यूलेज एंजाइम होता है। ठीक, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है माल्टेज। ठीक है, माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज पैक्ट करेगा। और माल्टोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। माल्टोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। माल्टोज बना भी किसका होता है, अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं आपका, माल्टोज। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ जिसकी बनी होगी उसी में ही टूटेगी। ठीक, आगे आपका सक्रेज। सक्रेज किस पे फंक्शन दिखाएगा अपना, सक्रोज पे। सक्रेज किस पे फंक्शन दिखाएगा अपना, जाहिर से सक्रेज नाम से ही जाहिर है, इसको नाम ही दिया गया है सबस्ट्रेट के हिसाब से। इसका सबस्ट्रेट कौन सा है, सक्रोज। ये सक्रोज को तोड़ेगा किस में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अगेन वही बात, सक्रोज किसका बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, जो जिस चीज का बना होगा उसी में टूटेगा। और उसके बाद आपका आता है लैक्टेज। लैक्टेज किस पे फंक्शन दिखाएगा, लैक्टोज पे। ये इसमें किस में तोड़ेगा इसको, गैलेक्टोज और प्लस में ग्लूकोज को, क्योंकि गैलेक्टोज भी हमने पढ़ा है डाइसैकेराइड है जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज का मिलकर बना होता है। उसके बाद आपके आ जाते हैं न्यूक्लियस, जो हम कब से पढ़ रहे हैं, आरएनएज, डीएनएज। ठीक है, एटीपीएज। एटीपीएज भी आपका जो है ना वो न्यूक्लिक एसिड में आता है, वो मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। ये भी मैंने बात आपको बताई हुई सेकंड चैप्टर में। मैंने आप लोगों को तो यहाँ पे हमारी टॉपिक खत्म हुई। मैंने आप लोगों को बहुत बारीकी से पढ़ा है, अगर किसी ने मेरे लेक्चर देखे हैं तो। और वो मैंने भी मतलब जब रिकॉर्ड किए थे तब भी बहुत मसले थे, बट खैर है, और डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे जो है ना सेकंड चैप्टर खत्म होता है। और इन सबको हम समराइज करें तो हमने एंजाइम की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, इतनी लिखी नहीं हुई जितनी हमने पढ़ी है, ताकि जस्ट बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट चमके। मैं गारंटी करता हूँ, ये मैं सिर्फ लिखता नहीं हूँ इसलिए। और आप सब मेरे लिए दुआ करें, मेरा परमानेंट सेटअप हो जाए। आपकी कॉन्सेप्ट की गारंटी मेरी है। मैं आपके कॉन्सेप्ट ऐसे चमकाऊंगा, जब आप अगले को सुनाओगे ना तो वो दंग रह जाएगा कि भाई इस बंदे ने पढ़ा कहाँ से है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट एंड लव फॉर एवरी सिंगल व्यू। और मुझे आपसे ना सब्सक्राइबर्स चाहिए, ना आपसे मतलब जो है कमेंट्स चाहिए, ना लाइक्स चाहिए। मुझे आपसे आपके जो दिल में है ना, मतलब अगर कोई कमेंट कर रहा है अभी तो वो दिल वाला कमेंट हो। और दूसरी बात, दिल वाला मतलब कि दिल से हो। और दूसरी बात, मेन बात कि ये आपके बस कॉन्सेप्ट चमकने चाहिए, मुझे यही चाहिए। आपकी पढ़ाई में आपका लेवल इंप्रूव हो। आप अगर किसी के साथ किसी टीचर को एक्सप्लेन करो, किसी जूनियर को एक्सप्लेन करो, किसी बैचमेट को एक्सप्लेन करो, तो उस बंदे के जहन में ये लगना चाहिए कि भाई इस बंदे ने वाकई पढ़ा है, इसके पास वाकई कॉन्सेप्ट है, इसके पास वाकई नॉलेज है, इसके पास वाकई उस टॉपिक की एक बेसिक एक बुनियाद है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।